हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इससे पहले का मैग्नेटिज्म का चैप्टर 4 का जो वीडियो देखा होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 10 टू प्रॉब्लम नंबर 13 का सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आपने इससे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 टू प्रॉब्लम 9 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो पिछले वीडियो से जाकर के देख सकते हैं। और कोई भी डाउट होने से, कुछ भी कन्फ्यूजन होने से, कुछ भी समस्या होने से आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं और इस वीडियो की शुरुआत एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। Problem number 10. Two moving coil meters M1 and M2 have the following particulars. R1 is equal to 10 ohm, N1 is equal to 30, A1 is equal to 3.6 into 10 power minus 3 meter square, B1 is equal to 0.25 टेस्ला। और वैसे ही दूसरे कॉइल के लिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या मूविंग कॉइल मीटर्स के लिए आपको डेटा दिया गया है। The spring constants are identical for two meters. Determine the ratio of current sensitivity and voltage sensitivity of M1 and M2. So clearly आपको M1 का ये पैरामीटर्स दिया गया है, ठीक है। और ये क्या है, R1 क्या है, रेसिस्टेंस है, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, A1 आपको एरिया है, B1 आपको मैग्नेटिक फील्ड है। सिमिलरली ये आपको दिया गया सेकेंड वाला, ये M2 के लिए दिया गया और आपको निकालना है करंट सेंसिटिविटी। सो पहले हम लोग निकालते हैं करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। सो करंट सेंसिटिविटी SI मैं लिखता हूं, ये क्या होता है पहले हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। करंट सेंसिटिविटी ये होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। करंट से कितना ये सेंसिटिव है। सो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट मीन्स कि टोटल डिफ्लेक्शन यदि फाई है और टोटल करंट आई फ्लो होने पर फाई डिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये क्या हो गया, फाई बाई आई हो गया। अब जैसा कि आप जानते हो कि जब भी किसी मूविंग कॉइल मीटर से करंट फ्लो होता है तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है और मैक्सिमम टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगा। सो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, और उस मैक्सिमम करंट का वैल्यू होता है टाउ मैक्स इज इक्वल टू NIAB, जहाँ ए क्या है, एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट हो गया और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। और ये जो टॉर्क है ना, ये क्या करेगा, आपको स्प्रिंग को रोटेट कराएगा, ठीक है। क्योंकि मूविंग कॉइल मीटर में एक स्प्रिंग होता है, सो ये स्प्रिंग को रोटेट कराता है। जो स्प्रिंग रोटेट होगा तो उसमें काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो ये स्प्रिंग रोटेट हुआ तो क्या प्रोड्यूस हुआ, काउंटर टॉर्क। और इस काउंटर टॉर्क का वैल्यू आपको जितना एंगल से रोटेट हुआ उस पर भी डिपेंड करता है और उसका वैल्यू होता है काउंटर टॉर्क का वैल्यू के फाई। सो जब ये काउंटर टॉर्क टाउ मैक्स के इक्वल हो जाता है उस समय ये डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। मीन्स कि आप बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे के फाई इज इक्वल टू हो गया NIAB के इक्वल, और यहाँ से फाई बाई आई हो गया NAB बाई के विच इज इक्वल टू करेंट सेंसिटिविटी। क्लियर है। सो करेंट सेंसिटिविटी आया NAB बाई के, और आप दोनों टर्म के लिए निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको फाई बाई आई आपको रेशियो निकालना है। मीन्स कि आपको निकालना है SI1 डिवाइडेड बाई SI2, ठीक है। सो फाई बाई I1 डिवाइडेड बाई फाई बाई I2, और ये हो जाएगा आपको N1 A1 B1 बाई K1, और ये हो जाएगा N2 A2 B2 बाई K2, ठीक है। K1 K2 सेम है। सो ये हो गया N1 A1 B1 डिवाइडेड बाई N2 A2 B2, और N1 का वैल्यू दिया गया है, देखो ये 30 है। सो सारे वैल्यू को डाल दो, क्या हो जाएगा 30 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू B1 का वैल्यू दिया गया 0.25 डिवाइडेड बाई 8, आपको सेकेंड वाले के लिए 42 इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू 0.50। तो इसको सॉल्व कर दो, ये 2 हो गया, ये आपको इधर से 2 हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया। सो ये हो गया 30/42। क्लियर है। सो ये 15/21 और ये हो गया 5/7, डेट इज 5/7 आया आपको
SI1 डिवाइडेड बाय SI2, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहा है करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1, मीन्स कि M2 बाई M1 आपको निकालना है। सो आप लिखोगे SI2 बाई SI1, यही आपको निकालना है। ये हो गया 5/7, सॉरी ये हो जाएगा 7/5 एंड इसका वैल्यू कितना हुआ 1.4। सो आंसर हो जाएगा 1.4 करंट सेंसिटिविटी का। अब सेकंड हम लोग देखेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे निकालते वो भी समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो आपको देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको हम लोग SV से डिनोट करेंगे। और SV क्या होगा, जैसे करंट सेंसिटिविटी में था 5/I, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/V, ठीक है। सो 5/V अब कैसे निकालोगे, 5 का वैल्यू आपको मालूम है, ये है NIAB/K, ठीक है। यही हो गया आपको 5 का वैल्यू 1/V। अब I/V का वैल्यू क्या होता है, देखो ये आप क्या करो, NAB/K को एक साथ रखो और I/V करो। I/V क्या हो गया आपको 1/R के इक्वल, बिकॉज आपको मालूम है कि V इज इक्वल टू IR होता है। सो I/V हो गया 1/R के इक्वल, और यहां से हो जाएगा NAB/K 1/R। क्लियर है। सो आप निकाल सकते हो SV2 सेकेंड के रिस्पेक्ट में, आपको फर्स्ट का निकालना है। सो ये हो जाएगा N2A2B2, और K दोनों के लिए सेम है, डिवाइडेड बाई R2 N1A1B1 डिवाइडेड बाई R1। और ये देखो ये हो जाएगा N2A2B2 बाई N1A1B1 इंटू R1/R2। क्लियर है। इसका तो आपने वैल्यू निकाला है 7/5, ठीक है, पिछले प्रॉब्लम में निकाला है। और R1 का वैल्यू दिया गया है 10, R2 का वैल्यू दिया गया है 14। सो ये आपको हो गया 70/70 डेट इज इक्वल टू 1। सो इन दोनों का जो रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा वो 1 होगा, और रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी जो होगा वो 1.4 होगा आपको M2 का विथ रिस्पेक्ट टू M1 के। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम नंबर 11। देखो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बहुत ही कंसेप्चुअल और अच्छा प्रॉब्लम है। इन अ चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, ये G क्या है, गॉस है, आपको यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, GAUSS is maintained, an electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉर्मल टू द फील्ड क्यों है वो सब हम लोग समझेंगे। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्किल, ओके, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि यदि ये मान लेते हैं, सपोज करो कि नॉर्मल टू द फील्ड नहीं होता है, तो फिर पाथ क्या होता, कैसे होता है। सो पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, और इसको बहुत अच्छे से प्रेम से हम लोग समझेंगे, आपको मज़ा आएगा क्यों ऐसा पाथ है, और फर्दर इसमें कुछ हम लोग चेंजेस करके भी समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको इक्वी डिस्टेंट लाइन से दिखाते हैं, ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर आपने थ्रो किया। सो ये एक इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल है जिसको आपने इसके अंदर थ्रो किया। इसका जो स्पीड आपने दिया वो क्या था, v हो गया 4.8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और इसका चार्ज दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इसका मास दिया गया है। सो जैसे आप इसको थ्रो करोगे इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, और उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, F होता है, फॉर्मूला है QV×B, मीन्स कि आप बोल सकते हो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज आपको मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उन दोनों का परपेंडिकुलर होता है, और किस डायरेक्शन में होगा, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ V×B।
क्लियर है। अब V क्रॉस B का डायरेक्शन किस तरफ होगा, उसके लिए आप V की तरफ अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को रखो, मीन्स कि इस तरफ मैं रखूंगा अब राइट हैंड के 4 फिंगर्स, और अंदर की तरफ उसको रोटेट करूंगा, अंदर की तरफ रोटेट करूंगा, तो आप देखोगे थंब का ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ होगा, मीन्स कि फोर्स आपको ऊपर की तरफ इनिशियली लगना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज में क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज बॉडी है, और इस कारण से यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। आपको मालूम है यदि 2 न्यूटन का फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, तो -2 न्यूटन का फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। सो यही चीज़ है, इसलिए ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पर किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट करना शुरू करेगा। ठीक है, अब सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसके वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फोर्स अंदर की तरफ है, फिर आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे तो देखोगे कि जो फोर्स है ना वो फिर क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स कि फोर्स हर पॉइंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखोगे तो फोर्स आपको इस डायरेक्शन में है। सो इन सब को यदि आप पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सब मिलेगा, और वहां पर इसका क्या होगा, सेंटर होगा, और ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा। क्लियर है। सो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा F होगा, वो क्या होगा, EVB साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन V एंड B, और यहां पर बोला है नॉर्मल टू द फील्ड, मीन्स कि यहां पर थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, और क्लियरली यहां से हो गया EVB। ठीक है, आप ये नॉर्मल टू द फील्ड बोला, तो आप चाहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड को आप एबोव द प्लेन भी दिखा सकते हो, और उस केस में फोर्स देखोगे ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर है। सो मैं ये कन्वीनियंस के लिए अंदर की तरफ दिखाया हूं। तो ये आपको फोर्स हुआ, और ये एग्जैक्टली आपको क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो आप लिखोगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम force is perpendicular to velocity, so force will only change the direction of velocity it will not change the magnitude to the velocity, and so it is a centripetal force। क्या है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि इसको सेंटर की तरफ रोटेट करा देता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट कर देता है। सो आप बोलोगे कि पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ सर्किल। अब आपको सेकंड निकालना है कि इसका रेडियस इस सर्कुलर ऑर्बिट का क्या होगा। सो इसका आपको रेडियस निकालना बहुत आसान है। आपने देख लिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स है इक्वल है क्या, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल, जो कि है EVB के, और सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको मालूम है फॉर्मूला mv²/r होता है। ठीक है, सो ये हो गया EVB के इक्वल, और यहां से हो जाएगा R इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई EVB, दैट इज mv/EB। सो जनरल फॉर्मूला होता है रेडियस का R इज इक्वल टू mv/QB। यहाँ पर आपको जो चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है। सो ये हो गया R इज इक्वल टू mv/QB। सो मैं इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो R इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31। V का वैल्यू दिया गया है 4.8 इंटू 10⁻6। आप यूनिट का ध्यान रखिएगा। और Q क्या हो गया, चार्ज है आपको 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है 6.5 गॉस, दैट इज 6.5 इंटू 10⁻4 टेस्ला। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.2 इंटू 10⁻2 मीटर, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। सो यही रेडियस हो गया। क्लियर है। अब इसमें एक आध कंसेप्ट और हम लोग समझ लेते हैं। देखो कंसेप्ट ये है कि जब यहाँ से जब निकलेगा ना ये, तो कैसे निकलेगा। सपोज करो कि यहाँ पर ये ऐसे पाथ दिया गया है, तो ये रोटेट होता जा रहा है। यदि ये
ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बहुत नीचे तक रहेगा, इतना नीचे तक कि ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर पाए, तो ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा और जहाँ पर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा ना, अब तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा, तो उसी डायरेक्शन में ये चलता चला जाएगा। क्लियर है। लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा नीचे तक नहीं है, तो जहाँ तक है, सपोज करो यहाँ तक आया, उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, तो यहाँ पर फिर ये ऐसे चला जाएगा। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Problem number 12. In exercise 4.11, obtain the frequency of revolution of an electron in its circular orbit. Does the answer depend on the speed of electron? बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, पिछले वाले प्रॉब्लम से लिंक्ड है। सो पहले मैं फिगर बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आपने पिछले प्रॉब्लम में देखा है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग या किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल होता है तो वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, और सर्कुलर पाथ में ये आपको रेडियस r हुआ, ये वेलोसिटी v हुआ, और इसका यदि एंगुलर स्पीड यदि ओमेगा है और इसका टाइम पीरियड यदि t है, तो रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, r इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, आपको निकालना है हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या हो गया, कितना रिवॉल्यूशन वो 1 सेकेंड में कर रहा है। अब सपोज करो कि t टाइम पीरियड में एक बार रोटेट कर रहा है, तो t सेकेंड में ये कर रहा है 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है। सो इसका मतलब 1 सेकेंड में ये कितना कर रहा है, 1/t रिवॉल्यूशन। सो बेसिकली आपको 1/t निकालना है। अब 1/t कैसे निकालोगे, आपको मालूम है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है तो उसका टाइम पीरियड t होता है 2π/ω, और आपको निकालना 1/t। सो ये क्या कितना हो गया, ω/2π इज इक्वल टू हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अब ये ओमेगा कहाँ से आएगा, आपको मालूम है कि ओमेगा होता है, देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू v/r, और यहाँ से हो जाएगा v/r 1/2π, डेट इज 1/2π। v का v/r का वैल्यू क्या है, mv/qb, और ये हो गया qb/2πm। सो क्लियरली आप हमेशा ध्यान रखना कि जो टाइम पीरियड होता है t, वो होता है 2πm/qb, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होता है qb/2πm। ये दोनों फॉर्मूला को आप ध्यान रखना। अब आपको ये पूछ रहा है कि डज द आंसर डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका आंसर देखेंगे। सो f इज इक्वल टू q का वैल्यू डाल दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और b का वैल्यू क्या है 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, डिवाइडेड बाई 2π। m का वैल्यू क्या है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सो ये होगा 1.6 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻23, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 2π इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। सो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 10⁸, और ये 1.6 इंटू 6.5 होता है 10.4 के इक्वल, और 2π इंटू 9.1 हो जाएगा 57.148 के इक्वल। सो आप यहाँ से 10⁷ कर दो और यहाँ पर से ये हटा दो। सो 104 डिवाइडेड बाई 57.148 हो जाएगा 1.812 इंटू 10⁷ हर्ज, डेट इज 18.12 मेगा हर्ज। ठीक है, बिकॉज आपको मालूम है कि 10⁶ हर्ज इज इक्वल टू 1 मेगा हर्ज। क्लियर है। अब क्या स्पीड जो स्पीड पर क्या फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है, ये आपसे पूछ रहा है। सो आप देखो कि फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है qb/2πm। क्लियरली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। अभी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, इसको आप कैसे समझ सकते हो। देखो सपोज करो कि मैं v1 वेलोसिटी से एक को फेंका, दूसरे को आप मान लो कि 2v1 वेलोसिटी से फेंके, तो
तो V1 वाला ऐसे घूम करके R1 रेडियस में आ गया, 2V1 वाला क्या होगा, लंबा चक्कर लगा करके आएगा और रेडियस उसका क्या होगा, R2 होगा, जहां R2 का वैल्यू क्या होगा, देखो m इंटू 2V1/QB, यदि सब चीज सेम है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2R1। सो R2 जो होगा वो 2R1 के इक्वल होगा, बड़ा सा चक्कर लगा करके आएगा, लेकिन जितना देर में ये यहाँ से घूम करके यहाँ पर पहुंचेगा, ये दूसरा वाला भी यहाँ से घूम करके यहाँ पर आ जाएगा। सो जितना देर में ये घूमते रहेगा उतना ही देर में ये भी घूमते रहेगा, मीन्स कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा। क्लियर है, समझ गए इस कंसेप्ट को। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम होगा, उसके बाद हम लोग एडिशनल एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स देखेंगे। Next problem, problem number 13. A circular coil of 30 turns and radius 8 cm carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a horizontal magnetic field of 1 Tesla. If the field line makes an angle of 60 degree with the normal to the coil, calculate the magnitude of counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. तो पहले हम लोग समझते हैं इस प्रॉब्लम को, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इस फिगर में देख रहे हो, इक्वली स्पेस्ड लाइन से दिखाया गया है। सेकेंडली बोल रहा है कि सर्कुलर कोई कॉइल है जिसका जो एरिया वेक्टर है, मीन्स कि नॉर्मल टू द कॉइल है, वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। सो करंट यदि इस डायरेक्शन में होगा, ये जो करंट का डायरेक्शन यदि ये होगा, तो इसके अलोंग आप अपने फिंगर, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब आपको इस डायरेक्शन में दिखाएगा। सो आपको ये डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन मानना होगा, और ये जो नॉर्मल लाइन है ना वो 60 डिग्री बना रहा है। सो कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से 60 डिग्री बना रहा है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। इसका मतलब ये हुआ कि एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है जो कि इस कॉइल को टर्न कराएगा, और किस डायरेक्शन में टर्न कराएगा, वो उस डायरेक्शन में टर्न कराएगा सच दैट एरिया वेक्टर एंड बी शुड बी पैरेलल। ठीक है, तो मीन्स कि एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो जाए और बी भी इसी डायरेक्शन में हो जाए। क्लियर है। अब ये टॉर्क कैसे इसी डायरेक्शन में टर्न कराएगा, इसको भी हम लोग थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। आपको पहले फोर्स निकालना होगा। मैं जस्ट एक रफ आइडिया आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम से लिंक्ड है। आपको फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फोर्स का वैल्यू होता है आई एल क्रॉस बी होता है। सो यदि आप इस पॉइंट के बारे में बात करोगे, ये वाला जो टॉप पॉइंट है, सो इस टॉप पॉइंट पर जो करें जो एल वेक्टर है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, और बी आपको क्या है, इसके लॉन्ग है। सो अब मैं बना तो देखो, इस तरफ आपको एल वेक्टर है, इस तरफ आपको बी है, और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। सो एल वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को रखो, और बी की तरफ आप टर्न करोगे तो थंब का ओरिएंटेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। सो फोर्स आपको ऊपर की तरफ लगेगा। सो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और वैसे ही यहाँ पर करोगे तो इस एंड पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो आपको फील हो रहा है ना कि यदि ऊपर की तरफ एक इसको खींचेगा, कोई इसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो ये घूम करके ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। सो बेसिकली ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसको आप क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज टॉर्क। क्या होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कराना है जो कि इसको रोटेट करने से रोके। क्लियर है। सो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड। जितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसका आप काउंटर कर दो तो वो फिर घूम नहीं पाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस क्या होगा, आपको मालूम है टॉर्क का वैल्यू होता है एम क्रॉस बी, जहाँ एम का वैल्यू होता है आई ए क्रॉस बी, और ये एक टर्न के कारण हो गया। यदि n नंबर ऑफ टर्न होगा तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टॉर्क के बारे में आप पिछला वीडियो देखोगे तो मैं अच्छे से इसका फॉर्मूला कैसे है उसको भी मैं डिराइव किया हूँ। सो इसका वैल्यू हो जाएगा आपको n आई ए क्रॉस बी। क्लियर है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, n का वैल्यू दिया गया है, देखो n का वैल्यू दिया गया है, और अच्छा ठीक है, ये तो वेक्टर के फॉर्म में हुआ है, ये हो जाएगा n आई ए बी साइन थीटा, जहाँ एंगल थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया एंड बी। सो n का वैल्यू 30 टर्न है, सो 30 हो गया। करेंट का वैल्यू दिया गया है आपको 6 एम्पियर,
0.0 एम्पियर, एरिया वेक्टर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर का वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करो 0.08 का होल स्क्वायर और इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला, एंगल हो गया साइन 60 डिग्री हो गया √3/2। सो यही हो गया आपको एंटी टॉर्क जो चाहिए, काउंटर टॉर्क। सो इसका वैल्यू हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे 30 × 6 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 0.0201 और इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू √3/2, इसको सॉल्व करोगे आएगा 3.133 न्यूटन मीटर। टॉर्क का आपको यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। सो क्लियरली ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर क्या आंसर चेंज होगा इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए वेयर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट इनक्लोजेज द सेम एरिया। तो आप इस फॉर्मूला को देखकर समझ गए हो कि ये फॉर्मूला ना किसी तरह से शेप पर डिपेंड नहीं है, ये बस एरिया पर डिपेंड है। सो यदि सेम एरिया होगा ना तो फिर आपको टॉर्क प्रोड्यूस सेम होगा और इस केस में जो काउंटर टॉर्क चाहिए वो भी सेम होगा। सो आप लिखोगे कि इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द दिस रिलेशन NIA cross B that the magnitude of applied torque is not dependent on the shape of the coil, it depends only on the area of the coil. Hence the answer would not change if the circular coil of above case is replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area. आई थिंक आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कैसे प्रॉब्लम्स देखेंगे। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।